हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 1 मातृभूमि नामक कविता को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा संदर्भ प्रसंग व्याख्या के अनुसार, ठीक है। तो आज हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा सा इस कविता के बारे में बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि की सुंदर छटा का वर्णन किया है। मातृभूमि का क्या अर्थ होता है? माता के समान भूमि। और कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है। देखिए बच्चों, मातृभूमि नहीं बोलेंगे, मातृभूमि, ठीक है। हिंदी में उच्चारण जैसा होता है, वर्तनी भी वैसी ही होती है। कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है क्योंकि यहाँ राम, सीता, कृष्ण व गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ पर बहते झरने, नदियाँ, आकाश चूमता हिमालय और चरणों में झूमता हिंद महासागर कवि को भाव विभोर करता है। तो इस कविता में अपने देश के बारे में बताया गया है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कितनी अच्छी है। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, साथ ही साथ इसके गौरव को भी बताया है और इसकी विशेषताओं को और महापुरुषों के बारे में बताया है। मुख्य रूप से मातृभूमि पर यह कविता लिखी गई है और इसी के बारे में कवि ने बताया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए और जल्दी से जल्दी बुक और कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वो आपको समझ में आए और आप उसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख सकें। तो कविता को आप लोग फिर से देख लीजिएगा और राग के साथ याद कर लीजिएगा और इसकी व्याख्या भी अच्छे से समझ लीजिएगा। आज हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इसके अभ्यास के प्रश्न में दिया है। पहला प्रश्न है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, यमुना आदि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध। अगर किसी एक विशेष का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा और ऐसे ही जो पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, सिंधु आदि। और जो शब्द गुण, स्थिति, दशा अथवा भाव का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, बुढ़ापा आदि। समझ में आया? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल में कौन सी संज्ञा है तो आप बताएंगे जातिवाचक। क्यों? क्योंकि स्कूल कह देने से बहुत सारे स्कूल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर कहा जाए एलपीएम स्कूल, एलपीएम पब्लिक स्कूल कौन सी संज्ञा है, तब आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि एलपीएम पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है, एक विशेष का नाम है, ठीक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक में पूरे समूह का बोध होता है। जैसे नदी कह देने से बहुत सारी नदियाँ आ जा रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और अगर नदी का नाम ले लेंगे गंगा तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि हमारा बचपन
बहुत ही अच्छा था, तो क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं? नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार दिया है कविता से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है जो कि आपकी कविता में आया हुआ हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया हिमालय, यमुना, कोयल, गौतम, कृष्ण, ये सब कविता में आए हुए हैं। और जातिवाचक संज्ञा में नदी, झरने, पहाड़ियाँ, चिड़ियाँ, झाड़ियाँ, ये सभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है नीचे दिए शब्दों के तद्भव रूप लिखना। तद्भव, तत्सम संस्कृत में होता है, तद्भव हिंदी में होता है। जैसे नित्य तत्सम है, इसका तद्भव होगा नित्य। उच्च तत्सम है, इसका तद्भव होगा ऊंचा। अगर इसके कुछ ट्रिक हैं, इसको आप लोग को नोट करा देंगे, इससे आप लोग तत्सम और तद्भव को अच्छे से पहचान लेंगे। जैसे चंद्र बिंदु अगर कहीं आ जाती है तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह तद्भव है। ठीक है। पुण्य, पुण्य का तद्भव होगा पावन। स्वर्ण का तद्भव होगा सोना। पग का कदम, पुनीत का शुद्ध। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द कविता में से छांटकर लिखने हैं। तो जो विलोम शब्द कविता में आया हुआ है उसी में से लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। जैसे अधर्म, अधर्म का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है। जैसे रात का दिन, दिन का रात। अब इसमें अधर्म दिया है तो इसका विलोम धर्म कविता में आया हुआ है। अपयश का यश, मरण का जीवन, नीचा ऊंचा, पाप पुण्य, पाताल आकाश। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए वाक्यों के अलग अलग अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। कुछ शब्द इसमें दिए हुए हैं जो एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो अलग अलग अर्थ के आधार पर पहले इन शब्दों के अर्थ लिखिए, इसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मन, मन का अर्थ होता है हृदय और एक मन का अर्थ होता है मापक। तो हृदय का वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, शोक के कारण मेरा हृदय भर उठता है। और दूसरा है मन, इसका अर्थ हुआ मापक। हर चीज का मापक अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जो माप तौल करते हैं, हर चीज का माप तौल अलग होता है। जैसे दूध को हम लीटर में नापते हैं, आलू को किलो में नापते हैं, कपड़े को हम मीटर में नापते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हमें 1 मीटर दूध दीजिए, सब लोग कहेंगे कि हमें 1 लीटर दूध दीजिए। इसलिए हर चीज का मापक अलग अलग होता है। और अगला है जग। जग के भी 2 अर्थ दिए हैं, एक का अर्थ हो गया संसार और दूसरे का जो बर्तन होता है पानी वाला जग। तो संसार का वाक्य प्रयोग किया गया है, संसार में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं। आप और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसमें एक ही वाक्य प्रयोग करना है। एक जग का अर्थ होता है बर्तन, बर्तन में पानी भरा है। ठीक है। और दिया, दिया का भी 2 अर्थ दिया है, एक तो दीपक जो कि दिवाली में हम लोग जलाते हैं। वाक्य प्रयोग देखिए, दिवाली पर चारों ओर दिया जलते हैं। और एक दिया का अर्थ होगा देना। जैसे राम की पुस्तक श्याम को देना है। इसके बाद है कर, कर का अर्थ होता है हाथ और टैक्स, हाथ। जैसे हमें हर काम में हाथ बटाना चाहिए। और टैक्स, हम सरकार को टैक्स देते हैं। प्रश्न नंबर 5 है नीचे दिए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। वचन आप सभी को पता है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे पहाड़ी एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा पहाड़ियाँ।
पहाड़ी में ड़ में बड़ी की मात्रा है एक वचन में, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा पहाड़ियाँ। ड़ पर छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु, पहाड़ियाँ। इसी प्रकार झाड़ी का झाड़ियाँ, नदी का नदियाँ, मात्रा बदल रही है, इसका ध्यान दीजिएगा। अमराई का अमराइयाँ, अमराई किसको कहते हैं? आम के बगीचे को। अमराई में बड़ी ई है तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो छोटी ई में बदल जाएगा, अमराइयाँ। चिड़िया चिड़ियाँ, लहर लहरें। देखिए बच्चों, इसमें एक वचन में लहरें दे दिया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, लहर का लहरें। और प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची जानते हैं, लगभग एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश के कई नाम हैं, आसमान भी कहते हैं, गगन भी, अंतरिक्ष, ठीक है, नभ, व्योम, बहुत सारे नाम हैं। तो एक ही पर्यायवाची लिखना है, आसमान। जग का संसार, सिंधु सागर, नदी का सरिता, गंगा का पर्यायवाची जानवी, कोयल का कोकिला। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कोयल जातिवाचक है, चिड़िया जातिवाचक है, गंगा एक नदी का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इस पर सही का निशान लगा लेना है। हरा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? हर, हरियाली, हरेक, तो हरियाली होगा, इस पर आप सभी सही का निशान लगाएंगे। ऊंचा शब्द की भाववाचक संज्ञा ऊंचाई, उच्च, ऊचक, ऊंचाई होगा। गौतम उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो गौतम किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। और त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का संगम, ठीक है, 3 चोटियाँ, 3 संख्या, 3 नदियों का संगम। तो इसमें आप सभी टिक करेंगे, 3 नदियों का संगम। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपका पाठ 1 मातृभूमि नामक जो कविता है, इसका अभ्यास का प्रश्न भी समाप्त होता है। आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है, और आपसे पूछा भी जाएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।